नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं केपीआरए एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, बायोलॉजी की हमारी क्लासेस चल रही थी और इसी सीरीज में आज ये हमारी सेकंड क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी हो है तो प्लेलिस्ट में जाइए और मैंने इसका एक इंट्रोडक्टिव पार्ट डाला हुआ है, आप उसे एक बार विजिट करें, उसे देखें ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा? आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र। जी हाँ साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र में विभिन्न परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी बिंदुओं को हम छूने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेसिक से चीजें पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, क्या पढ़ने वाले हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र सबसे पहले समझना बेहद जरूरी है कि भाई रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या और रक्त परिसंचरण तंत्र कार्य कैसे करता है, इसके प्रकार किस प्रकार के हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? आपको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण एक कोशिकाओं से, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से, या कह सकते हैं हम कि मिलियंस ऑफ कोशिकाओं से हुआ है और इन कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इन कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का जो आदान प्रदान है, आवागमन है, परिसंचरण है, यही क्या किसके माध्यम से होता है? यही होता है परिसंचरण तंत्र के माध्यम से, और इसमें एक सहायक भूमिका के रूप में निभाता है रक्त। तो रक्त परिसंचरण की परिभाषा क्या है? परिसंचरण तंत्र की परिभाषा यह है कि कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान करने वाला तंत्र परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो बात आपको समझ में आई होगी। कोशिकाओं में रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब प्रश्न मन में ये आ रहा होगा कि सर ये रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों में, जैसे हमारी कोशिकाओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो भी एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में जो हार्मोन्स प्रवाहित होते हैं, वो भी एक प्रकार के क्या है? रासायनिक पदार्थ हैं। और ये कोशिकाओं में जो आदान प्रदान जिस तंत्र के माध्यम से होता है, उसे परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हम जानते हैं। तो ये चीजें समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र एक्चुअल में है क्या। रक्त परिसंचरण तंत्र को बांटा कैसे गया है और किन आधारों पर बांटा गया है? तो देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का है एक्चुअल में। फिर हम बात करेंगे इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो परिसंचरण तंत्र के प्रकार, परिसंचरण तंत्र के प्रकार में पहला वाला कौन सा है? बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र। और दूसरा कौन सा है? खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो दूसरा है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक अंतर क्या है? चलिए समझते हैं। इनमें दोनों के अंतर को अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी एक समझ बहुत अच्छी तरह से विकसित होगी। तो चलिए देखते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र को समझते हैं पहले। बंद परिसंचरण तंत्र क्या है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे खुले परिसंचरण तंत्र की। तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या है और यह किन किन जीवों में पाया जाता है वो समझ लेते हैं। देखो, पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं बंद परिसंचरण तंत्र की, तो बंद परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड वेसल्स है, नलिकाएं पाई जाती हैं।
इसमें क्या होती है बेटा, नलिकाएं पाई जाती हैं। तो बंद परिसंचरण में नलिकाएं पाई जाती हैं, यानी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो इसमें होती हैं। दूसरा अंतर की अगर मैं बात करूं तो दूसरा अंतर क्या है, इसमें दूसरा अंतर है कि जो बंद परिसंचरण तंत्र है इसमें जो रक्त के प्रवाह है वो तीव्र गति से होता है। रक्त का प्रवाह तीव्र गति से होता है, तीव्र गति से होता है। किसकी अपेक्षा, खुले परिसंचरण तंत्र की अपेक्षा। इसके बाद अगले जो अंतर की बात करेंगे हम, तो अगला पॉइंट इसमें ये है बंद परिसंचरण तंत्र में, तो इसका जो रक्त दाब है, क्योंकि रक्त कैसे बह रहा है बेटा, तीव्र गति से बह रहा है, तो इसका जो रक्त दाब होता है वो अधिक होता है, अधिक होता है। यानी इसमें जो रक्त प्रवाह होता है वो तीव्र गति के साथ साथ झटके के साथ इसमें रक्त प्रवाह होता है, तो रक्त दाब अधिक होता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में पहला पॉइंट क्या देखा हमने कि इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं या रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखा इसमें कि रक्त का प्रवाह कैसा होता है, तीव्र होता है, किसकी अपेक्षा, खुले परिसंचरण तंत्र की अपेक्षा। और तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने कि रक्त दाब कैसा होता है, अधिक होता है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि किन प्रकार के जंतु या जीवों में ये बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र में मैं अगर सबसे पहले बात करूं तो सभी प्रकार के स्तनधारी, जितने भी प्रकार के स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, वो उनमें सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सभी प्रकार के स्तनधारी। इसके अलावा उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग, इसके अलावा सरीसृप रेप्टाइल्स जो होते हैं, सरीसृप, इन सभी जो जीव संघ है इन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, चाहे वो स्तनधारी हो, किसी प्रकार का मैमल्स हो, चाहे वो उभयचर एम्फीबिया वर्ग में हो आता हो, चाहे वो सरीसृप हो, इन सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र है इसमें भी पहला पॉइंट अगर मैं कहूं तो इसमें रक्त नलिकाओं का अभाव होता है, या कह सकते हैं हम नलिकाओं का अभाव होता है, नलिकाओं का अभाव होता है, अभाव होता है। दूसरे पॉइंट का अंतर देखें अगर, तो जैसे हमने उसमें देखा हुआ था कि उसमें जो रक्त का प्रवाह कैसा होता था, तीव्र होता था, इसमें रक्त का प्रवाह बहुत धीमा होगा, रक्त का प्रवाह धीमा होगा, किसकी अपेक्षा, बंद परिसंचरण तंत्र की अपेक्षा। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो रक्त दाब कम होता है, कम होता है। नलिकाओं का अभाव होता है, यानी विदाउट ब्लड वेसल्स होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि रक्त प्रवाह धीमा होता है, किसकी अपेक्षा, बंद परिसंचरण तंत्र की। और तीसरा पॉइंट में जो हमने देखा कि रक्त दाब कैसा होता है, कम होता है। किन किन जीवों में पाया जाता है, तो ये अगर हम बात करें तो जो संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ है आर्थ्रोपोडा, उसमें पाया जाता है। और दूसरा मोलास्का, दुनिया का सबसे बड़ा संघ,
कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अच्छा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? ये भी मन में प्रश्न आ रहा हो कि विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट, विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और मोलास्का, ये दुनिया का दूसरा बड़ा जंतु संघ है। तो इसमें भी किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक, तो दोनों में अंतर हमने देखा, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र है, और किन प्रकार के जीवों में ये पाए जाते हैं, इन चीजों को हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं मनुष्य में, कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मनुष्य में, जैसे कि मैंने बताया आपको, कि सभी प्रकार के मैमल, सभी प्रकार के स्तनधारियों में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और मानव परिसंचरण तंत्र की ही अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई मानव परिसंचरण तंत्र क्या है और इसके कौन कौन से भागों को हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसके जनक पूछे जाते हैं। तो परिसंचरण तंत्र के जनक, मानव परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। और मानव परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। एंजियोलॉजी। तो अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई एंजियोलॉजी के पिता कौन है? तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि एंजियोलॉजी के पिता कौन है? द फादर ऑफ एंजियोलॉजी के पिता या जनक। तो एंजियोलॉजी के जनक ही कौन माने जाएंगे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ठीक, तो मानव परिसंचरण तंत्र के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम हार्वे माने जाते हैं। और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को कहा जाता है एंजियोलॉजी। तो फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन हुए? विलियम हार्वे। आगे हम चर्चा कर लेते हैं मानव परिसंचरण तंत्र में हमें कौन कौन से भाग को पढ़ना है। हमें सबसे पहले पढ़ना है इसके अंतर्गत पहले भाग को। तो इसमें हमें पहला भाग जो पढ़ना है, जो इसका सबसे बड़ा भाग है, वो है रक्त। ब्लड की हम चर्चा करेंगे। इसे हम खून, लहू इत्यादि नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हृदय की, हार्ट की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें रक्त वाहिकाओं की। जो रक्त वाहिकाएं हैं मानव शरीर में, वो कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं। बेसिकली हम दो प्रकार की रक्त वाहिकाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। एक पढ़ेंगे हमने धमनी के बारे में, और हमें दूसरा पढ़ना है शिरा के बारे में। तो धमनी और शिरा, ये दो प्रकार की रक्त वाहिकाओं को हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र के इतने भागों का बेसिकली हमें अध्ययन करना होता है। पहला रक्त, हार्ट, हृदय, और तीसरा रक्त वाहिकाएं। तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है? पहला टॉपिक होने वाला है हमारा रक्त। तो रक्त के बारे में सभी चीजों को देखते हैं। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। तो हमारा टॉपिक है भाई साहब रक्त। ठीक, रक्त सबसे पहले मन में आता है कि भाई रक्त है क्या, इसका परिचय क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का क्या है बेटा?
तरल संयोजी ऊतक। अब मन में आ रहा होगा कि सर तरल संयोजी ऊतक क्या होता है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि ऊतक क्या होते हैं सबसे पहले, ताकि चीजें क्लियर होती चले। देखिए ऊतक का तात्पर्य क्या है, ऊतक से तात्पर्य है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को नाम दिया जाता है टिश्यू, यानी ऊतक कहा जाता है। और मानव शरीर की अगर मैं बात करूं तो मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। पहला ऊतक की अगर मैं बात करूं तो पहला है तंत्रिका ऊतक। पहला तंत्रिका ऊतक। दूसरा हमें पढ़ना है पेशी ऊतक, जिससे हमारी विभिन्न प्रकार की पेशियां बनी हुई हैं, पेशी ऊतक। और तीसरा हमें बात करना है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? जिसमें हम बात कर रहे हैं एक रक्त की, कि रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक। और तीसरा, चौथा जो है वो है हमारा कौन सा? चलिए इसी में लिख देते हैं उपकला ऊतक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शरीर में 4 प्रकार के ऊतक है। पहला है तंत्रिका ऊतक, दूसरा है पेशी ऊतक, और तीसरा है संयोजी ऊतक, और चौथा है हमारा कौन सा? उपकला ऊतक। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हमें पढ़ना है संयोजी ऊतक। हालांकि ऊतकों से संबंधित हमारी एक अलग क्लासेस होने वाली है, तो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं संयोजी ऊतक की। और संयोजी ऊतक के भी बात में करूं तो यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ठोस होता है और एक होता है तरल। मानव शरीर में जो ठोस अवस्था में है उसे हम कहते हैं हड्डी। हड्डी भी एक प्रकार की क्या है? हड्डियां भी एक प्रकार की ऊतक ही हैं। और वो कैसी ऊतक हैं? संयोजी ऊतक है। और तरल के अंतर्गत क्या आ जाएगा हमारा? तरल के अंतर्गत आ जाएगा हमारा रक्त। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब इसमें शब्द जुड़ा हुआ है संयोजी। तो संयोजी का तात्पर्य क्या है? तो संयोजी का तात्पर्य समझते हैं। संयोजी, संयोजी से तात्पर्य है संयोजन करना। संयोजन, संयोजन से तात्पर्य क्या है? कनेक्ट करना, अर्थात जोड़ना। हमारे शरीर को एक अंग से दूसरे अंग तक जोड़ने का कार्य जो करता है वही एक प्रकार का ऊतक संयोजी ऊतक कहलाता है, जिसमें ठोस रूप में जो पाई जाती हैं वो हमारी हड्डियां हैं, और तरल अवस्था में जो पाया जाता है वो हमारा रक्त है। तो तरल संयोजी ऊतक है क्या है भाई? रक्त। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं इसमें कि रक्त, पहला पॉइंट तो हमने देख लिया क्या है भाई? कि ये तरल संयोजी ऊतक है। क्या है भाई? तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ये शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, संयोजन करने का कार्य कर रहा है, इसीलिए ये तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। रक्त एक प्रकार का क्या है? कोलाइड विलयन। ये भी आपको याद रखना है। तो रक्त किस प्रकार का विलयन है? रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। और कोलाइड विलयन क्या है? अगर हम देखें तो बेसिकली विलयन 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मैं इसे यहां समझा दे रहा हूं ताकि हम बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएं कि भाई विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। वो केमिस्ट्री की क्लास में अलग से आप देख लीजिएगा कि भाई जो विलयन है वो मोटे मोटे तौर पर मैं अगर समझाऊं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार में पहला विलयन कौन सा है?
यानी कि वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। और दूसरा जो विलयन है उसे कहते हैं कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है निलंबन। तो हमें पकड़ना किसको है, हमें देखना है कोलाइड विलयन। तो प्रश्न आ रहा होगा सर कि कोलाइड विलयन क्या है। तो कोलाइड विलयन बेटा, कोलाइड विलयन वह विलयन है जिसमें घुले हुए कणों, जिसमें घुले हुए कणों, जिसमें घुले हुए कणों की अगर मैं बात करूं, कोलाइड विलयन की हम बात कर रहे थे। तो कोलाइड विलयन क्या है, कोलाइड विलयन वह विलयन है जिसमें जो घुले हुए कण हैं उनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी कि वह विलयन जिसमें घुले हुए पार्टिकल्स या कणों का जो साइज है, जो आकार है, वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इस प्रकार के विलयन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के विलयनों को कोलाइड विलयन कहा जाता है। और कोलाइड विलयन में जो विलय के कण हैं उन्हें नग्न आंखों से देख नहीं सकते, नग्न आंखों से ये दिखाई नहीं देते। नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते। यानी विलयन में जो पार्टिकल्स घुले हुए हैं, जो विलय के कण हैं, वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो रक्त एक प्रकार का क्या है, कोलाइड विलयन है। आगे हम बात करते हैं रक्त के बारे में और भी चीजें देखते हैं। देखो, रक्त की मात्रा की चर्चा कर लेते हैं। रक्त की जो मात्रा है वो पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। देखो, पुरुषों में कितनी होती है, पुरुषों में होती है 5 से 6 लीटर। कितनी, 5 से 6 लीटर। और महिलाओं की अगर मैं बात करें तो महिलाओं में यह होती है, यह मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, 4.5 से लगभग 5.5 लीटर तक। यानी पुरुषों में रक्त की मात्रा अधिक होती है महिलाओं की अपेक्षा। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रक्त की प्रकृति की। रक्त की प्रकृति, तो रक्त की जो प्रकृति है, इसकी नेचर है, उसको जानने के लिए हमें चेक करना होगा इसकी पीएच वैल्यू, यानी इसका पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। मन में बहुत जल्दी क्लिक कर गया होगा कि रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। अब 7.4 है तो इसकी प्रकृति जाननी होगी। तो इसकी प्रकृति कैसी है, दुर्बल क्षारीय, दुर्बल क्षारीय। पीएच पैमाने के अनुसार की अगर हम बात करें तो इसका रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4। और ये 7.4 का मान इसे क्या दर्शाता है कि यह दुर्बल क्षारीय है। तो रक्त की मात्रा को हमने देखा, पुरुषों में अलग होती है, महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों में 5 से 6 लीटर होती है, महिलाओं में 4.5 से 5.5 लीटर होती है। रक्त की प्रकृति इसकी पीएच वैल्यू से पता चलेगी। तो इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। इसी कारण यह एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई। आगे और फैक्टों की बात करते हैं। देखिए, अब रक्त की मात्रा तो हमने देख ली, तो प्रश्न आएगा
कि जो रक्त है वो मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है। तो रक्त मानव शरीर का 7 से 8% भाग बनाता है। यानी मानव शरीर में जो ब्लड है वो कितने प्रतिशत है, 7 से 8% है। ठीक, रक्त में हेमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन पाया जाता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन पाया जाता होगा। तो मन में आ रहा होगा कि सर ये हीमोग्लोबिन क्या है। तो चलिए हीमोग्लोबिन को समझ लेते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन को मैं यहां देखते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन शब्द को अगर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हेमो और दूसरा ग्लोबिन, और इन दोनों के ही मायने अलग अलग हैं। हेमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेमो और दूसरा है ग्लोबिन, और इन दोनों के ही मायने हैं अलग अलग है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जटिल प्रोटीन। मतलब जटिल प्रोटीन से तात्पर्य होता है वे प्रोटीन जिसमें कुछ मिक्स है, कुछ जुड़ा हुआ है। तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का जटिल प्रोटीन है। अब जटिल प्रोटीन है तो इसमें कौन सी चीज जुड़ी है उसे समझते हैं। देखिए हेमो का अर्थ क्या है? हेमो का अर्थ है हेमेटिन। क्या है? हेमेटिन। और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो हेमेटिन फिर क्या है? जब ग्लोबिन प्रोटीन है तो हेमेटिन क्या है? तो हेमेटिन एक प्रकार का वर्णक है। वर्णक से तात्पर्य है रंग देने वाला। देखिए हेमोग्लोबिन में 2 शब्द है, समझना है। पहला हेमो, दूसरा है ग्लोबिन। हेमो से तात्पर्य क्या है? हेमो का अर्थ है हेमेटिन और ग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन। तो अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ग्लोबिन तो प्रोटीन हो गया, तो ये हेमेटिन क्या है? हेमेटिन एक प्रकार का पिगमेंट है, एक प्रकार का वर्णक है जो रंग देने का क्या करता है? कार्य करता है। यानी कि मानव शरीर में पाया जाने वाला जो रक्त है उस रक्त का जो रंग है, रंग किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो प्रश्न किस प्रकार बना हुआ है यहां से? तो प्रश्न इस प्रकार बना हुआ है कि मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मानव रक्त में जो लाल का रंग का कारण है वो क्या है? हेमोग्लोबिन। अब ये हेमोग्लोबिन कैसे कार्य करता है उसको समझते हैं। देखिए हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यह बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम क्या नाम देते हैं? शुद्ध रक्त। यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम नाम देते हैं शुद्ध रक्त, जिसका रंग ही एक्चुअल में कैसा होता है? लाल होता है। तो सर क्या और वो अन्य चीजें भी यहां पर जुड़ती हैं? जी हाँ।
मैं आपको बता देता हूँ हीमोग्लोबिन में अन्य चीजें भी जोड़ सकती है, जैसे जब यह कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर यह बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है इसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। तो मानव शरीर में दो प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, एक शुद्ध रक्त होता है और दूसरा कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। तो जो शुद्ध रक्त है उसे हम कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को नाम देते हैं क्या? शुद्ध रक्त या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन इसके अलावा भी जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो ये क्या बनाते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम नाम देते हैं क्या? अशुद्ध रक्त की संज्ञा देते हैं। तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं रक्त के घटक। कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो रक्त के घटक की अगर मैं चर्चा करूं तो रक्त के दो भाग हैं। रक्त के दो भाग हैं, यानी दो मुख्य कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है हमारा रक्त। पहला जो है, पहला भाग कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। और सेकेंडरी यानी जो दूसरा भाग है वो कहलाता है कणिकाएं। तो एक भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग कौन सा है? कणिकाएं। तो जो हमारे शरीर में, हमारे जो रक्त के जो शरीर में रक्त पाया जाता है उसमें प्लाज्मा लगभग 55% होता है। यानी रक्त का जो मुख्य कंपोनेंट है, जो मुख्य घटक है वो कौन है? प्लाज्मा है। और अगर मैं बात करूं कणिकाओं की तो मानव शरीर में जो कणिकाएं हैं वो रक्त का 45% भाग बनाती हैं, 45% भाग बनाती हैं। और यह तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, तीन प्रकार की हमारी ये क्या होती हैं? तीन प्रकार की कणिकाएं होती हैं। और ये तीन प्रकार की कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स किसका निर्माण करती हैं? ये कणिकाएं बनाती हैं। और हमारे जो रक्त है, हमारा जो रक्त है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट कौन सा है? मेन कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? प्लाज्मा है। तो इन कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल से आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक बार जाते हुए फिर से आप लोगों को बताता जाता हूं कि जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। अब आप लोगों की नियमित क्लास इस चैनल में चलेंगी। संभावना ये है कि आने वाले दिनों में जब भी हो, कल या परसों से आपकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस भी चलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी डाले जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें। आपके प्रेम की हमें आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।